ठीक है। ना एम ऑडिबल। हाँ जी। हेलो हेलो आयुषी, कैसी है बेटा? ओके, तो प्लीज मुझे कंफर्म करिए पहले कि आप लोगों को आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है ना? डिस्प्ले साउंड, प्लीज डू कंफर्म मी एवरीथिंग इज फाइन। ओके। सोनाली, सोनाली बेटा, ये आपकी पहली क्लास है क्या? प्लीज कंफर्म मी। सोनाली, नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? और मैं बहुत खुश हूं कि जैसा मैंने बताया वैसा आपने किया और आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो। अच्छा, यानी आप मेरे ही स्टूडेंट हो। सोनाली, मैं आपको समझ गया बेटा। मुझे लगा सोनाली राठी वर्ड से मुझे लगा कि आप न्यू स्टूडेंट हो, राइट? तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने बोला कि प्लीज सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करिएगा और आप लोगों ने लगभग वो काम किया। तो आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मुझे आज बहुत सारी आपसे बातें करनी है और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू भी करेंगे बेटा। पहली बात तो कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करूं। अनाउंसमेंट में सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है बेटा कि अपनी ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस प्रोबेबली लगभग लगभग 6 बजे तक चलेंगी और 6 बजे तक में मैं आपके साथ जेआईजीएल और सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर दोनों टॉपिक के साथ मिलूंगा, दोनों चैप्टर के साथ मिलूंगा। ठीक है बेटा? ये तो मुझे सबसे 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 पहले अनाउंसमेंट आपको करनी है। उसके बाद मुझे चैप्टर जो शुरू करना है ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। डिस्प्ले देख के आपको समझ आ भी गई होंगी कि मैं बात कर रहा हूं एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इंग्लिश में इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते हैं। तो पहले तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में ये कंफर्म करो कि क्लास को हम लोग बिल्कुल देसी अंदाज से शुरू करेंगे। मैं कोई प्रेशराइज फील नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा पूरा चैप्टर आप लोग मेरे से ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन आप लोग एविडेंस एक्ट को मेरे साथ ऑफलाइन करिएगा। अगर ये क्लासेस ऑफलाइन होती तो मैं आपको रियल फील दिलाता कि आखिर इस चैप्टर का मतलब है क्या और ये चैप्टर आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट मजबूर हूं मैं, अपने को सेकेंड ग्रुप शुरू करना है और जिसके कारण मेरे साथ टाइम की पाबंदी है बेटा, समय की पाबंदी है, जिसके कारण मुझे ये चैप्टर को ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा। और किसी भी कारण बस बेटा, मुझे कुछ बच्चे मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। आप लोगों को डिस्प्ले वगैरह प्रॉब्लम हो रही है क्या बेटा? प्लीज कंफर्म करिए, प्लीज कंफर्म मरी, प्लीज कंफर्म मी। मुस्कान का मेरे पास मैसेज आ रहा है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है बेटा, आप ये कहना चाहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो, तो मैं शुरू कर रहा हूं। अरे नहीं बेटा, दोबारा मैं क्यों शुरू करूं? अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं रीस्टार्ट करूं? नालायको, जल्दी मुझे बोलो, मुझे रीस्टार्ट करना है या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है ना? ओके ओके। सो आई प्रिज्यूम्ड कि सब कुछ ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है बेटा, ठीक है। अरे यार बेटा, प्लीज कोई मुस्कान को गाइड कर दे। मुस्कान मेरे पास मैसेज भेज रही है बेटा, प्लीज कुशल आप मुस्कान को गाइड कर दो। ये बच्ची मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही है, इवन आप लोगों के ग्रुप पे ही मैसेज आ रहा है। प्लीज आप उस बच्ची को जाके गाइड कर दो। मेरे को क्लास शुरू करने दो, नहीं तो लगभग बेटा ये 4.5 मिनट की क्लासेस जा चुकी हैं। ठीक है? प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप मुस्कान को गाइड कर दो। मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि थ्रू आउट द क्लास आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। मुझे वैसे ये चैप्टर बेटा आपके साथ फेस टू फेस करनी थी, लेकिन किसी कारण बस टाइम की पाबंदी, समय की पाबंदी, मुझे सेकंड ग्रुप शुरू करना है। सेकंड ग्रुप में आप लोगों को फेस टू फेस ही बुलाया जाएगा, जिसके कारण मुझे ये चैप्टर 2 दिन के अंदर खत्म करना है, एक आज और एक कल। तो समय की पाबंदी है, कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि विद डिटेल में आपके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊं एटलीस्ट। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे 2 बातें जरूर कहनी आपसे कि देखो बेटा, ये आपका जेआईजीएल का लास्ट चैप्टर है। मुझे 2 चीज का अफसोस हमेशा आपके साथ रहेगा, 2 चीज का अफसोस। और पहला अफसोस तो यह है कि लास्ट क्लास यानी लास्ट चैप्टर में आपके साथ फेस टू फेस नहीं ले पाया।
इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। और दूसरा ये अफसोस है कि ये जो एविडेंस एक्ट है, ये मैं आपके साथ फेस टू फेस नहीं ले पाया। ये मुझे फेस टू फेस लेनी थी, जहां पे मैं आपको एक्चुअली सिखाता कि इस देश के कानून का मतलब क्या होता है। बहुत खूबसूरत कानून है बेटा, जिस एक्ट का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन खैर, हम क्या कर सकते हैं, जैसा समय है वैसा अपने को चलना होगा। और ऑनलाइन ही सही, लेकिन मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूं कि मैं इस लेक्चर को एकदम नॉर्मल लेक्चर लेते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ ऐसा फील करवा पाऊं कि हम लोग क्लास में ही है। और उसके लिए मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। आप अपना कंसंट्रेशन लेवल को प्लीज 100% मेंटेन करके रखिएगा। मैं शुरू करता हूं, इस चैप्टर की तरफ आता हूं। आपका चैप्टर सीएस एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये रहा। चैप्टर का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और ये जेआईजीएल का आपका लास्ट चैप्टर है फॉर द जुलाई अटेम्प्ट स्टूडेंट। यानी ऑब्वियसली जो बच्चे अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं, जिन बच्चों का जून अटेम्प्ट था, उनके लिए ये लास्ट चैप्टर है। जो बच्चे मेरे साथ नवंबर के लिए आए हैं, उनके साथ तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे चैप्टर्स अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन जून अटेम्प्ट वालों का ये लास्ट चैप्टर है। खैर, इसकी विदाई अच्छे से होंगी और इस बात को मैं एश्योर कर दूं कि ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके प्रोफेशनल, पर्सनल या एग्जामिनेशन लाइफ में। मैं पहले बहुत सारी नॉर्मल बातें करूंगा बेटा इस चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। देखो बेटा, इस चैप्टर को अगर मैं डिटेल में पढ़ाना शुरू करूं तो यह चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत करीब है यह दिल के मेरे चैप्टर। क्योंकि सर यह चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए, मेरे पास शुरू करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के सिलेबस में बंधा हुआ हूं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं केवल वही बातें करूंगा जो आपका सिलेबस मुझे अलाउ करता है। मुझे याद है कि जब मैं ये चैप्टर एलएलबी के लिए लेता हूं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेता हूं, तो इस चैप्टर को मैं लगभग 25 से 26 दिन लेके जाता हूं। यस, आई रिपीट माय वर्ड कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट को 25 से 26 दिन लेने के बावजूद भी इस चैप्टर में पढ़ने और समझने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मेरी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट के सामने बैठा हूं, तो मैं केवल वही चीज आपको दे पाऊंगा जो आपका सिलेबस मुझे अलाउ करता है। लेकिन आपके सिलेबस में रहते हुए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर को लेकर पहले नॉर्मल मेरे को माहौल बनाने दो। माहौल बनाने के बाद मैं कुछ बातें नोट कराऊंगा आपको, उसके बाद इस चैप्टर को हम बुक से लेकर चलेंगे। देखो बेटा, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होता है या जब भी कोई वायलेशन ऑफ लॉ होता है, चाहे वो वायलेशन ऑफ लॉ सिविल हो या वायलेशन ऑफ लॉ क्रिमिनल हो, तो वायलेशन ऑफ लॉ होने के बाद यानी कोई भी रॉन्ग डूइंग होने के बाद जो क्रिमिनल होता है यानी जो एक्यूज्ड होता है, दे डू ऑल द एफर्ट्स टू एलिमिनेट एविडेंसेस। जो क्रिमिनल होता है वो क्राइम करने के बाद हर वो अपना एफर्ट, हर वो अपना ताकत लगा लेता है जिस ताकत से वो एविडेंस को खत्म कर सके। जानते हो, अगर एविडेंस को खत्म कर दिया गया ना, उसके बाद आपके पास कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। आई रिपीट, एक बार अगर एविडेंस खत्म हो गया, उसके बाद विक्टिम के पास कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। आप फाउंडेशन से जब लॉ पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने एग्जीक्यूटिव में इतना सारा लॉ पढ़ लिया और आप हमेशा मेरे से एक बात पूछते हो कि सर ये मामला कोर्ट में प्रूफ कैसे होता है। देखो बेटा, हमारे देश में जितने भी कानून हैं, उस कानून में अगर कहीं भी कोई वायलेशन होती है, चाहे वो कानून सिविल हो चाहे वो कानून क्रिमिनल हो, तो उसको प्रूव किया जाता है हमारे देश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के द्वारा। यही वो कानून है जो क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाता है और आपके मामले को कोर्ट में प्रूव करता है। देखो बेटा, मैं आपको पता नहीं कितनी बार ये बात बता चुका हूं कि हमारा देश का एक सिस्टम कहता है, हमारे देश का ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि 100 क्रिमिनल बच जाएं, बट 1 इनोसेंट कुड नॉट बी कन्विक्टेड एट ऑल। 100 क्रिमिनल बचे, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि एक इनोसेंट बंदे को आप कभी भी पनिश नहीं कर सकते। यही कारण है कि बेटा सिविल लाइबिलिटी का एविडेंस क्रिमिनल लाइबिलिटी के एविडेंस से हमेशा कमजोर रहता है। इन अदर वर्ड्स, जब भी आप कोई क्रिमिनली मामले को कोर्ट में प्रूफ करने जाते हो, तो आपका एविडेंसरी प्रूफ हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू सिविल मामले। यानी अगर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है और उस मामले को आप कोर्ट में प्रूफ करने जाओ, और अगर आपके साथ कोई रेप, डकैती, किडनैपिंग या मर्डर होता है और आप उस मामले को कोर्ट में प्रूफ करने जाओ, तो एविडेंस की जो वैल्यू है, एविडेंस का जो बेस है, वो ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए क्रिमिनल केस में।
क्योंकि अगर क्रिमिनल केस में 1% भी डाउट अगर आपके अगेंस्ट जाता है ना, 1% भी डाउट अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपका जो क्रिमिनल है वो कोर्ट से बच के निकल जाएगा। लेकिन सिविल लायबिलिटी में अगर ओवरऑल मामला भी प्रूव हो जाता है तो वहां पे बेटा कंपनसेशन सामने वाले पार्टी पे लगा दी जाती है, क्योंकि सिविल मामले में जेल की बात नहीं होती, लेकिन क्रिमिनल मामले में सामने वाले को जेल भेजना पड़ता है। इसलिए एविडेंसरी वैल्यू हमेशा क्रिमिनल लॉज की ज्यादा होती है। मैं आपको लगे हाथ एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे देश के एक अच्छे वकील बनना चाहते हो, एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हो, चाहे आप एडवोकेट सिविल लॉयर बनना चाहते हो, चाहे आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो, आपको एक एक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, और वो एक्ट का नाम है बेटा इंडियन एविडेंस एक्ट। ध्यान रखिएगा, राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, ये जो भी आप हमारे देश के रेपुटेड लॉयर का नाम जानते हो, ये रेपुटेड लॉयर इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इन्होंने हमारे देश में मामले को प्रूव करने की कला सीखी है। मैं तो हमेशा से ही बच्चों को कहता हूं कि किसी मामले को कोर्ट में प्रूव कैसे किया जाता है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट अ एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट एन आर्ट। कोर्ट में किसी मामले को प्रूव करना ये एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कोर्ट में किसी मामले को प्रूव करना ये डिपेंड करता है आपकी कला, आपका आर्ट, और जानते हो वो कला आर्ट जो है वो आपको देता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इस पूरे के पूरे कानून में मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि आपके सिलेबस से बंधा हुआ हूं, और मैं कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रहते हुए आपको आगे लेके चलूंगा। ये एविडेंस एक्ट बेसिकली किसी मामले को कोर्ट में प्रूव करने की कला सिखाता है आपको, कि कोई मामला कोर्ट में कैसे प्रूव होता है। आइए इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूं, लेकिन मैं इस चैप्टर को डायरेक्ट शुरू करूं उसके पहले मुझे आपसे कुछ नॉर्मल बातें लिखवानी है, और वो नॉर्मल बातें लिखवाने के बाद मैं इस बुक पे आऊंगा। तो मेरे साथ सभी लोग लिखना शुरू करिए। आपके पास बुक है तो आप बुक पे लिख सकते हो, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक पे लिखना शुरू करिए। आपको एक बात तो पता है ही कि मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं। मेरा जो चैप्टर आज का है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिस चैप्टर का हिंदी में नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको लेकर मैं बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा, और ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा बुक की तरफ, और वहां से शुरू होगी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास। लेकिन मुझे माहौल बनाने के लिए कुछ बातें आपको नॉलेज देनी जरूरी है। यह भी पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले एक बात याद रखिए, और वो क्या, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लिखिएगा बेटा कि दिस एक्ट शैल एप्लीकेबल, या दिस एक्ट shall apply, this act shall apply on all judicial proceeding। मैं आपको बेटा धीरे धीरे कुछ कुछ बातें बता के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार करूंगा। आई रिपीट माई वर्ड, कुछ कुछ बातें आपको बताते हुए मैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। जब मैं बुक पे आऊंगा तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन बुक पे आने से पहले मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में एक बात तो जान लीजिए कि सर ये कानून हमारे देश के हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है, उस मामले को कोर्ट में प्रूव करना सिर्फ एक कानून पे डिपेंड करता है, जिस कानून का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया है, इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है बेटा। बच्चा कह रहा है सर एक्सेप्शन है? हाँ एक्सेप्शन है। बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता है? हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। बच्चा कह रहा है सर हमारे देश में कौन सी वो चीजें हैं जिस पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होती? तो आपने हो ना हो एक नाम सुना होगा बेटा, कोर्ट मार्शल, जो मिलिट्री वालों को किया जाता है। मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, आपने कोर्ट मार्शल का नाम सुना है या नहीं सुना? मैं मजबूर हूं कि कोर्ट मार्शल आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता कि कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है। लेकिन आप इतना समझिए कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी लोग हैं उन पे अगर कोई प्रोसिक्यूशन चलता है उसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है। आप अपने हिसाब से सिर्फ इतनी बातें जानिए। मैंने आपको यह बात बताई अभी तक कि यह एक्ट हमारे देश के हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, लेकिन यह कोर्ट मार्शल पे अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात यह याद रखिएगा बेटा कि यह जो कानून आप देख रहे हो इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हमारे देश में आर्बिट्रेशन के मैटर पे भी अप्लाई नहीं होता है। बच्चा कहता है सर आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? जितने पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक 1996 मैंने पढ़ाया था आपको।
लेकिन जितने नए बच्चे हैं वो बेटा सिर्फ इतना समझ लें कि आर्बिट्रेशन भी एक तरीके के डिस्प्यूट को सेटल करने का तरीका होता है, लेकिन वो कोर्ट के बाहर किया जाता है। ये आपके सिलेबस का चीज है। नए बच्चों को मैं बताऊंगा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आप यहां पे केवल इतना समझिए कि आर्बिट्रेशन के मैटर पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो तीसरी चीजें हैं वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, कोर्ट की अवमानना करते हो, कोर्ट की बेइज्जती करते हो और उसके बाद आपके ऊपर कोई कोर्ट मुकदमा चलाता है, कोर्ट आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करती है, तो उस सिचुएशन में भी इंडियन एविडेंस एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यह मुझे सबसे पहली बातें आपको बतानी होगी। जैसा कि बेटा आपको पता है कि मैंने एक बात आपको शुरू में ही बताई थी कि बुक पे आने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं और मैं वही काम कर रहा हूं। मैं बुक को शुरू करूं उससे पहले मैं बहुत सारी नॉलेज इस चैप्टर के बारे में आपको दे देना चाहता हूं। और मेरा पहला पॉइंट यहां पे खत्म होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है हमारे देश के हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, लेकिन ये हमारे देश में तीन चीजों पे अप्लाई नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेशन के मैटर पे अप्लाई नहीं होता और कोर्ट मार्शल पे अप्लाई नहीं होता। मैं आपको लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 2 के तरफ। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे साथ लिखिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखो बेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा एविडेंस। तो जानते हो एविडेंस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ। मैं रिपीट करता हूं बेटा, एविडेंस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ। अगेन आई रिपीट कि पेन में कुछ इश्यूज हैं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला, मेरे साथ लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूं, लिखो एविडेंस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड प्रूफ। बच्चा कह रहा है सुनो सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एविडेंस वर्ड और प्रूफ दोनों ये अलग अलग है? अभी तक तो हमने ये सुना है सर कि एविडेंस और प्रूफ ये दोनों सेम चीजें होती हैं। तो मैंने हमेशा से आपको बोला है कि देखो, जो चीजें आप सुनते हो वैसा होता नहीं है। हमारे देश के 99% लोग ये जानते हैं कि एविडेंस और प्रूफ दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है बेटा। एविडेंस और प्रूफ का मतलब एब्सोल्युटली अलग होता है। सवाल है कि सर प्रूफ क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, एविडेंस विच इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, लिखिएगा, एविडेंस विच इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज प्रूफ। मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में यह बताया कि जो वर्ड है ना एविडेंस, ये बेटा प्रूफ के वर्ड से डिफरेंस है। बच्चा कह रहा है सर कैसे? तो देखो बेटा, प्रूफ कहते हैं जब किसी एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो प्रूफ बन जाता है। सवाल यह है कि सर हमारे देश में ऐसे भी कुछ एविडेंस है क्या जिसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता? यस। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो बेटा, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन कोर्ट हो सकता है कि इसको डिसरिगार्ड कर दे, बिकॉज ये अगेंस्ट टू पब्लिक मोरालिटी है। तो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये एविडेंस तो हो सकता है, बट ये कभी प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, बेस्ड ऑन द पब्लिक मोरालिटी। ये अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ द नेशन है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको कोर्ट डिसरिगार्ड कर देता है, नहीं एक्सेप्ट करता। वो डिसरिगार्ड करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उस रीजन की तरफ अभी नहीं जा रहा आपको लेके। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे देश में जितने भी एविडेंस हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। तो अगर एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो ही वो प्रूफ बनेगा, नहीं तो एविडेंस तो है बट वो कभी प्रूफ नहीं। ये मैंने आपको क्लियर किया है सेकेंड पॉइंट में। मैं आपको लेके चलता हूं बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है ना, ये बेटा एक प्रोसीजरल लॉ है। इट इज प्रोसीजरल लॉ। जितने पुराने बच्चे हैं उनको मैंने न जाने कितनी बार एक्सप्लेन किया है कि प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या होता है। नए बच्चे केवल इतना समझ लें कि देखो बेटा, जब भी तुम किसी मामले को कोर्ट में लेकर जाते हो तो किसी भी क्राइम के होने के बाद वो मामला कोर्ट में जाएगा कैसे, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ।
प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो बेसिकली किसी मामले को कोर्ट में ले जाने का प्रोसीजर बताता है कि यह मामला जाएगा कैसे। देखो, मर्डर हुआ 302 लगेगा, तो 302 मर्डर होना इंडियन पिनल कोड ये सब्सटेंटिव लॉ है जो कहता है कि अगर आपने मर्डर किया तो 302 की धारा लगेगी। लेकिन सवाल है कि अब यह मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट 302 लगाएगा ना, तो यह मामला कोर्ट में जाएगा कैसे? दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। यानी जब बेटा सब्सटेंटिव लॉ में डिफॉल्ट होता है तो उस मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है प्रोसीजरल लॉ के थ्रू। और मैं आपको लगे हाथ एक बात और बता दूं, हमारे देश में जितने भी प्रोसीजरल लॉ हैं उनको लैटिन भाषा में एक बोला जाता है वर्ड, दैट इज लेक्स फॉरी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को बेटा लेक्स फॉरी भी कहा जाता है बिकॉज ये एक प्रोसीजरल लॉ है। क्या है बोलो एक बार इसे, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये प्रोसीजरल लॉ है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये केवल क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है। मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, एब्डक्शंस केवल इन चीजों पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है बेटा। इट इज प्रोसीजरल लॉ जो हर किसी टाइप्स के क्राइम पे अप्लाई होता है। इट इज प्रोसीजरल लॉ विच एप्लीकेबल, इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ है बेटा विच एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंस। एक बात याद रखिएगा बेटा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे देश में हर तरीके के ऑफेंस पे अप्लाई होता है, चाहे वो ऑफेंस बेटा सिविल ऑफेंस हो जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट डिफॉल्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफॉल्ट एक्सेट्रा, या फिर बेटा वो हमारे देश का कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट हर एक ऑफेंस पे अप्लाई होता है। ये मुझे आपको तीसरी बातें बतानी थी। तीसरी बातें मैं आपको चौथे पॉइंट की तरफ आगे लेके चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे से साथ साथ ये सारे पॉइंट्स को लिख भी रहे हो। चौथे पॉइंट में मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज। देखो बेटा, कोर्ट में अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था एविडेंस एंड प्रूफ। मैंने आपको बोला था कि जो एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करता है वो प्रूफ बन जाता है। तो देखिए, प्रूफ में बी ऑफ वेरियस काइंड, प्रूफ में बी ऑफ वेरियस काइंड। प्रूफ बेटा बहुत तरीके के होते हैं और खास करके ऑन बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। देखो बेटा, जो आप एविडेंस कोर्ट में लेके जाते हो उस एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, इसको लेकर कोर्ट की कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं। जैसे अगर ये कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि आपका एविडेंस अगेंस्ट मोरालिटी ऑफ द पर्सन है, अगेंस्ट मोरालिटी ऑफ द स्टेट है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट आपके एविडेंस को एज अ प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब भी आप कोई एविडेंस कोर्ट में लेके जाते हो तो यह कोर्ट की मर्जी होता है। कोर्ट अपने आप को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके प्रूफ को। यानी जो आप एविडेंस लेकर गए और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ध्यान रखिएगा बेटा, कोर्ट किसी भी प्रूफ को 3 कैटेगरी में बांटता है। यानी प्रूफ 3 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। सवाल है सर कौन कौन से तरीके होते हैं प्रूफ के? तो ये रहा 3। सर बताइए ना कौन कौन से। तो देखो बेटा, कुछ प्रूफ ऐसा होता है विच मे एक्सेप्टेड बाई कोर्ट। एक बात याद रखिए, मैंने क्या बोला? मे एक्सेप्टेड बाई कोर्ट। कुछ प्रूफ ऐसा होता है बेटा दैट शैल एक्सेप्टेड बाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, फर्क है। मैंने पहले में बोला है मे एक्सेप्टेड बाई कोर्ट, दूसरे में मैंने बोला है शैल एक्सेप्टेड बाई कोर्ट। और मैं तीसरी बातें आपको बोल रहा हूं, कंक्लूसिव प्रूफ। आप जिंदगी में कोई भी प्रूफ दिखाइए, ये प्रूफ 3 कैटेगरी के होते हैं बेटा। एक ऐसा प्रूफ होता है जिसको कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो करे ना चाहे तो ना करे। जैसे आपके प्राइमरी एविडेंस के रहते हुए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में देना। बच्चा कह रहा है सर ये वर्ड क्या आया? याद करिए, मैं ये आपको प्रूफ का काइंड्स बता रहा हूं। एविडेंस के बेटा 2 काइंड्स होते हैं। ये प्रूफ के काइंड्स है नालायको।
मैंने ऊपर में बताया था ना एविडेंस, तो एविडेंस के भी दो काइंड्स होते हैं जो मैंने भी आपको नहीं बोला। एविडेंस के दो काइंड्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। आपको देख के ही नाम समझ आ गया होगा कि प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। देखिए, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे मर्डर हुआ, खून के धब्बे दीवार पे लगे, ये प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन जब आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में साबित करते हो, यह आपका सेकेंडरी एविडेंस है। आपने कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, उस एग्रीमेंट की कॉपी आप कोर्ट में लेके जा रहे हो, यह प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन जब आप उसकी फोटो कॉपी या पीडीएफ फॉर्मेट कोर्ट में दिखाते हो, यह आपका सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस इज बेसिकली ओरिजिनल एविडेंस, जबकि फोटोकॉपी या डुप्लीकेशन मैनर में जो तुम काम करते हो, यह आपका सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, यानी प्रूफ में एक्सेप्टेड बाय कोर्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है, बट उसके बावजूद अगर आप किसी कारणवश कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस प्रूफ दे रहे हो, तो कोर्ट इस प्रूफ को हो सकता है कि एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट। क्योंकि प्रूफ में एक्सेप्टेड, एक होता है प्रूफ शैल एक्सेप्टेड। जैसे मैंने प्राइमरी एविडेंस कोर्ट को दिया, यहां पे कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। क्यों नहीं करोगे सर आप? मान लो किसी ने मर्डर किया, वो मर्डर वीपन मेरे पास है, जिस हथियार से किसी को मारा गया वो हथियार मेरे पास है, आपको एक्सेप्ट करनी होगी, कोई इफ एंड बट नहीं। करोगे आप एक्सेप्ट? नहीं करोगे तो कहां जाओगे? कोर्ट शैल एक्सेप्ट, कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन नहीं है, एक्सेप्ट करना होगा उसका ऐसा प्रूफ। तो एक बताया मैंने, कोर्ट में प्रूफ एक्सेप्टेड, कोर्ट शैल एक्सेप्ट प्रूफ, यस और नो। एक होता है बेटा कंक्लूसिव प्रूफ। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपको प्रूफ दो तरीके का बताया, दैट इज फर्स्ट, रिपीट करिए क्या, मे एक्सेप्ट, और दूसरा प्रूफ शैल एक्सेप्ट। यानी कोर्ट प्रूफ अगर एक्सेप्ट चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, यह है प्रूफ मे एक्सेप्ट। अगर कोई प्रूफ शैल एक्सेप्ट है तो इसको कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही करना होगा। एक लास्ट तरीके का प्रूफ होता है जिसका नाम है बेटा कंक्लूसिव प्रूफ। अब इस वर्ड को बहुत ध्यान से प्लीज समझिए। देखो बेटा, यह वर्ड कोई नया आपके पास नहीं आया। आप कंक्लूसिव वर्ड के बारे में जो अभी जानते हो, पहले मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा लेने दो, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। देखिए, जब आप कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते हो तो आपको कंपनी लॉ वाले फैकल्टी आपको एक बात बताती होगी कि व्हेन वंस कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, इट्स बिकम अ कंक्लूसिव प्रूफ टू बी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। एक बार अगर कोई कंपनी आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गई, तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उस कंपनी के बनने का कंक्लूसिव प्रूफ होता है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब यह हुआ कि नो वन कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अ कंपनी। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरीके का कोई चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भले ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से कंपनी क्यों ना बनाई है, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि कंपनी बन चुकी है। और जब कंपनी बन चुकी है एज पर लॉ, तो कंपनी को बिगाड़ भी एज पर लॉ ही किया जा सकता है, कंपनी को खत्म भी एज पर लॉ ही किया जाएगा, क्योंकि कंपनी एज पर लॉ बन गई है। भले फ्रॉडुलेंट तरीके से क्यों ना बनी, लेकिन वो बन गई। अब ये बन गई तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में, आप मुझे बताओ कि ये बातें आपको बताई गई है नहीं बताई गई है। ये बात आप जानते हो या नहीं जानते हो कि when one certificate of incorporation has been accepted from ROC, it becomes a conclusive evidence that company has been incorporated successfully। एक बार अगर आरओसी आपको कंक्लूसिव सर्टिफिकेट, एक बार आरओसी अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी। यस, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हां सर ये बात मुझे पता है। तो ये जो वर्ड है, ये कंक्लूसिव का मतलब होता है। कंक्लूसिव का मतलब है, सुनो, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर ये बात है तो है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। लेकिन सवाल है कि सर ये तो आप कंपनी लॉ का एग्जांपल हमें दे रहे हो, आप मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट में रहते हुए एग्जांपल दीजिए ना, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा कि ये आपका सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे कंक्लूसिव प्रूफ समझाना है, तो मुझे ये पॉइंट समझाना होगा। मैं ये बहुत धमाकेदार पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा देखो, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूं।
मैं उन बच्चों को इग्नोर भी नहीं कर सकता, वो भी बच्चे हैं। और मुस्कान का बार बार मैसेज आ रहा है कि 2 बार कर लिया बट मैं ऐड नहीं हो पा रही हूं। प्लीज आप लोग गाइड कर दो, अगर गाइड कर सकते हो तो। आई एम सो सॉरी, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास को कितना ज्यादा डिले करूं, मुझे बेटा कल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना आपके JIGL को, तो मैं आपको जरूर गाइड कर सकता, बट प्लीज आप लोग गाइड कर दीजिए अगर आपसे हो रहा है तो, कि वो बच्ची क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है। ठीक है, चलिए, मैं बार बार देख रहा हूं ग्रुप में आपका मैसेज आ रहा है। तो देखो बेटा, कंक्लूसिव प्रूफ को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन दे रहा हूं और इस सिचुएशन का आप आंसर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, इसका आंसर मुझे ही देना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मैं जैसे आंसर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है। और ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन मैं सेट करने जा रहा हूं, ये आपका सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता, बट मुझे टॉपिक समझाना है और मैं इस टॉपिक को समझा के मानूंगा। सुनिएगा एवरीवन एकदम ध्यान से। देखो बेटा, मान लो एक लेडीज थी, जिस लेडी की शादी जनवरी 2013 में होती है। ठीक है, जनवरी 2013 में इसकी शादी होने के बाद, मैरिज, ये एक बेबी को बर्थ देती है, ये एक बच्चे को जन्म देती है। और ये जो बच्चे को जन्म देती है वो देती है मार्च 2013 में। क्या बात कर रहे हो सर, पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हुआ हूं, मैं आपको सिर्फ लॉ सिखा रहा हूं। देखिए, लॉ को जब तुम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ते हो तो फिर लॉ पढ़ने का कोई मजा नहीं है। मैं हमेशा से ही बोलता हूं कि लॉ को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से पढ़ना सीखिए। मैं आपको कंक्लूसिव प्रूफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं इंडियन एविडेंस एक्ट में रहते हुए। आपके सामने मान लो एक लेडीज है जिसकी शादी होती है जनवरी 2013 में, और ये एक बेबी को बर्थ देती है मार्च 2013 में, यानी कि लगभग शादी के 2 महीने के बाद। सर, कम से कम 9 महीने का गैप होना चाहिए, 2 महीने बाद आप बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हो। यस, ऑब्वियसली सर, ये लेडीज लगभग शादी के पहले प्रेग्नेंट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लेडीज शादी के 2 महीने पहले, शादी के पहले ये प्रेग्नेंट थी, तभी ये शायद शादी के 2 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगर एक लेडीज जिसकी शादी जनवरी 2013 में होती है और वो बच्चे को जन्म देती है मार्च 2013 में, तो इस बच्चे का बाप कौन है? ओल्ड वाला जिससे वो लेडीज प्रेग्नेंट हुई थी, या ये न्यू हस्बैंड जिससे इस लेडीज की शादी हुई है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो, कंक्लूसिव प्रूफ बेटा आपको समझ आ गया, मैं टॉपिक को लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। जनवरी 2013 में क्यों हुई लेडीज की शादी, मार्च 2013 में वो बच्चे को जन्म देती है। मैं रिपीट करता हूं, जनवरी 2013 में लेडीज की शादी हुई थी, मार्च 2013 में वो बच्चे को जन्म देती है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चे का असली बाप कौन है, जिससे वो लेडीज शादी के पहले प्रेग्नेंट हुई थी, वो, या फिर ये न्यू हस्बैंड जिसके साथ जनवरी में शादी हुई है? अगर आप मेरे इस क्वेश्चन के आंसर देते हो तो एक बात याद रखिए, तुम कंक्लूसिव प्रूफ समझ जाओगे। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या। जैसा कि मेरे पास कुछ मैसेज आने शुरू हो गए हैं, बच्चों का कहने वाला है, बच्चा कहना है कि सर सुनिए, ये न्यू हस्बैंड, कुछ बच्चों का कहना है सर ओल्ड वाले को हम मानेंगे। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपका आंसर लगभग समझ गया हूं। देखो बेटा, अगर किसी लेडीज की शादी जनवरी 2013 में हुई और वो बच्चे को जन्म देती है मार्च 2013 में, यानी शादी के 2 महीने बाद, तो एक बात याद रखिएगा, उस बच्चे का बाप इस हस्बैंड को ही मानेंगे जिस हस्बैंड के साथ उस लेडीज की शादी जनवरी 2013 में हुई थी। यानी कि इस बच्चे का बाप ये न्यू हस्बैंड माना जाएगा। शादी के पहले जिसके साथ ये लेडीज प्रेग्नेंट हुई थी, उसको कानून इस बच्चे का बाप नहीं मानेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो देखो बेटा, बायोलॉजिकल फादर एंड लीगल फादर में फर्क होता है।
बायोलॉजिकल फादर आप लॉजिक से बनाते हो, लीगल फादर कानून उस बच्चे के लेजिटिमेट के लिए देता है, लेजिटिमेसी को देखने के लिए देता है। कानून कहता है कि मैंने माना कि बायोलॉजिकल फादर ये नया वाला हस्बैंड नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये बच्चा जो पैदा हो रहा है इसकी लेजिटिमेसी पे कोई असर ना हो, इसके कारण मुझे इस लेडीज के बच्चे का बाप इस न्यू वाले हस्बैंड को बनाना पड़ा। यस, आई एग्री, आई एक्सेप्ट दैट एज पर द साइंटिफिक इन्वेंशन बच्चे का बाप वही है पुराना वाला, लेकिन एज पर लॉ इस बच्चे का बाप माना जाएगा इस हस्बैंड। और यह बात मैं कोई नहीं बोल रहा, यह बात बोला गया है सेक्शन नंबर 112 ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, लेकिन आपके सिलेबस में ना होने के बावजूद भी मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जाकर देखोगे सेक्शन 112, तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि शादी के बाद या तलाक से 280 दिन के भीतर अगर कोई लेडीज किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका प्रेगनेंसी किसके साथ हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस बच्चे के बाप को हम मानेंगे जिसके साथ न्यू मैरिड हुई है, यानी इस लेडीज की शादी जिसके साथ हुई है उसी को हम उस बच्चे का बाप मानेंगे लीगली, और यह बच्चा लेजिटिमेट होगा। यह कंक्लूसिव एविडेंस है। कम ऑन, रिपीट करिए सभी लोग, यह बच्चा लेजिटिमेट सन है इस हस्बैंड का, यह लॉ कंक्लूसिव एविडेंस मानता है, कोई इफ एंड बट नहीं। आप कोर्ट में जाके चैलेंज ही नहीं कर सकते साहब, कोर्ट कंक्लूसिव एविडेंस मानेगा कि यह बच्चा आपका है। बायोलॉजिकल फादर में भी एनीवन, बट लीगल फादर यू आर। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो कि ये कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता क्या है। कंक्लूसिव में बेटा कोर्ट बिना किसी ऑब्जेक्शन के बातों को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। मुझे जल्दी से बोलो, क्या ये बातें आपको समझ आ गई हैं क्या? हाँ या ना? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एवरीवन जल्दी से बोलो बेटा। चलिए, ओके ओके। अगर आप ये बात समझ गए हो तो बेटा मैंने आपको लगभग इंडियन एविडेंस एक्ट में 4 बातें समझाई है, और ये 4 बातें बहुत हैं मेरे साथ इंडियन एविडेंस एक्ट को शुरू करने के लिए। तो मैं बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूं बुक के तरफ। मैं रिपीट कर दूं, बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूं बुक के तरफ। आइए मेरे साथ बुक को शुरू करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कहा गया है कि यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जुडिशरी पे कि वो पनिश करे केवल रॉन्ग डूअर को, हालांकि वो इनोसेंट को पनिश ना करे। प्रूफ को फाइंड करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि क्रिमिनल जानबूझ के हर वो कोशिश कर लेता है जिसके थ्रू वो रिमूव कर सके हर वो अपने एविडेंसेस को जो उसके अगेंस्ट में प्रूव हो सकती है। हालांकि एविडेंस बहुत नेसेसरी है, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो चाहे वो सिविल मामला हो, लेकिन ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो मामला क्रिमिनल का हो तो, क्योंकि क्रिमिनल मामले में बंदे को जेल भेजा जाता है, सिविल मामले में बंदे को जेल नहीं भेजा जाता। तो अगर आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो एविडेंसरी वैल्यू स्ट्रांग होनी चाहिए, यह बात ऑब्वियस है। कहा गया है देयरफॉर, इसलिए क्रिमिनल केस में लेवल ऑफ प्रूफ ज्यादा होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू सिविल लॉ। ये सारी बातें मैंने बता दी है। कहा गया इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है सिविल लॉ पे भी, इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ पे भी, और यह कानून एप्लीकेबल होता है हमारे देश के हर एक कोने में। बेटा अब यह एक्सेप्शन हट चुका है, जम्मू एंड कश्मीर का लोचा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है। तो नाउ दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बेटा, इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एविडेंस। एक बात याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 3 की। एविडेंस के टाइप्स सेक्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एविडेंस मतलब ये जो एविडेंस आप हमें पढ़ा रहे हो सर, ये एविडेंस कितने तरीके के होते हैं? तो देखो बेटा, एविडेंस कोर्ट में बहुत तरीके के हो सकते हैं। ओरल एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, प्राइमरी एविडेंस हो सकता है, सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकता है, हियर से एविडेंस हो सकता है, कान से सुनी हुई बातें। मैं इन सारे काइंड्स के बारे में आपको हल्का फुल्का नॉलेज दे देना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सारी बातें सेक्शन नंबर 3 में। देखो बेटा, ओरल एविडेंस मतलब जो तुम कोर्ट में जाके मौखिक रूप से बोलते हो,
हालांकि तुम कोर्ट में बहुत सारी बातें बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बोली गई बातों को जो कोर्ट एक्सेप्ट कर ले वो प्रूफ बनता है। लेकिन आप एविडेंस तो दे रहे हो ना ओरली। एक होता है डॉक्यूमेंट्री, दैट इज रिटन फॉर्म। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेटा जरूरी नहीं कि रिटन फॉर्म में ही हो। मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल बताया था, मैंने बोला था कि मर्डर हुआ, खून के धब्बे दीवार पे लगे, ये दीवार जो है ना ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कोर्ट में जब ये प्रेजेंट किया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। जो विटनेस बॉक्स में आके गवाह बोलता है ये एक ओरल एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जो ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है, जिसकी फोटोकॉपी वगैरह डुप्लीकेशन नहीं होती। सेकेंडरी एविडेंस जो बेटा फोटोकॉपी के फॉर्म में होता है, जो अपलोडेड फॉर्म में ई मोड में होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या फिर वो फोटोकॉपी या फैक्स मोड में होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू एविडेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस। सबसे पहले आप लोग प्लीज समझिएगा हियरसे एविडेंस क्या होता है। देखो बेटा, हियरसे एविडेंस को लेकर दो बातें याद रखिए। सबसे पहले हियरसे एविडेंस का मतलब होता है बेटा कान से सुनी हुई बातें। और एक बात याद रखिए, अगर आप खुद कान से सुनते हो फिर यह हियरसे एविडेंस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम को गोली मारो, यह मिस्टर श्याम अपने दोस्त से कहता है और आपने उसको अपने कानों से सुन लिया। दिस इज नॉट हियरसे एविडेंस, दिस इज अ डायरेक्ट एविडेंस। आप उसका चश्मदीद गवाह हो जहां पे राम अपने दोस्त से कह रहा है कि श्याम को गोली मारो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, राम कह रहा है अपने दोस्त से कि श्याम को गोली मारो, ये मोहन कह रहा है आपसे कि हां मैंने सुना था। नाउ दिस बिकम्स अ हियरसे एविडेंस। देखो बेटा, जो तुम डायरेक्टली सुनते हो ये डायरेक्ट एविडेंस होता है, इसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है। लेकिन तुम जो दूसरे के मुंह से कोई एविडेंस सुनते हो ना, मुंह से इनडायरेक्टली रूप से, दिस इज कॉल्ड हियरसे एविडेंस एंड दिस एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ एट ऑल। हियरसे एविडेंस इज नॉट अ बेसिकली अ वैलिड एविडेंस, ये कभी भी वैलिड एविडेंस नहीं होता। एक बात को याद रखिए। तो हियरसे एविडेंस को लेकर दो बातें याद रखिए। इनडायरेक्टली हियर्ड नॉलेज, अगर कोई तुम्हारे कानों में बात आती है किसी और के थ्रू, डायरेक्ट आपके कानों में नहीं, तो ये हियरसे एविडेंस कहा जाता है। एंड दिस इज नॉट अ वैलिड एविडेंस, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कान से सुनी हुई बातें कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपने डायरेक्ट ना सुनी, जब तक आप खुद उसके आई विटनेस ना बने। एक होता है बेटा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। देखो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बेटा एक नाम और दिया जाता है, दैट इज रेलेवेंट फैक्ट। मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा भी, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। ये दोनों वर्ड लगभग सेम है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस या रेलेवेंट फैक्ट। प्लीज बेटा मेरी बात को समझिए। वंशिका, मैं आपके डाउट पे आ रहा हूं, देखो बेटा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब क्या होता है। कभी कभी जब तुम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो ना, तो उसकी सर्कमस्टांसेस बहुत कुछ बोल जाती है। वहां का स्टेट, वहां का अफेयर, वहां का माहौल, ये आपसे बहुत कुछ बोलती हुई नजर आती है। और ये जो माहौल, स्टेट, अफेयर्स है ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का, इसी का नाम बेटा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कि कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जैसा है जो किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इंडिकेट कर रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रूम था जो पूरा अंधेरा था, आप वहां पे गए और जैसे आपने रूम में एंट्री की और लाइट ऑन किया, आपने देखा कि एक गर्ल्स और बॉयज तेजी से एक दूसरे से हटे, तेजी से एक दूसरे के साथ अलग हुए। देखो सर, आपने कुछ देखा नहीं था, लेकिन यस, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि वो कुछ वहां पे गलत काम कर रहे। आपने देखा कुछ नहीं, लेकिन आपने अफेयर, स्टेट और माहौल से यह बात पिक की कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी कोर्ट एक्सेप्ट करता है। हां, वो बात अलग है कि केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे कोर्ट आपको पनिश नहीं कर, लेकिन याद रखिए आपके खिलाफ कोर्ट केस को एक्सेप्ट कर लेगा अगर कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनता है तो। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने देखा कि मिस्टर राम अपने घर से तेजी से निकलता हुआ घबराए हुए भग के बाहर जा रहा है। जब वो बाहर चला गया और आप उसके घर में जाते हो तो देखते हो कि एक डेड बॉडी रखी हुई है और उसके पेट में छुरा लगा है। यह सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि हो ना हो मिस्टर राम ने ही मर्डर किया है उस बंदे को।
दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, बट यस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जैसा प्रूव कर रहा है कि मर्डर मिस्टर राम के द्वारा किया गया। कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे डायरेक्ट किसी को पनिश नहीं करती, लेकिन यस आपके खिलाफ केस को जरूर एक्सेप्ट कर लेती है। इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बेटा रेलेवेंट फैक्ट भी कहा जाता है और आगे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा भी। ये तो है आपका टाइप्स ऑफ एविडेंस। ये जो भी बातें मैंने बोली है यहां पे ये डिटेल में दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। ये देखो यहां पे दिया गया है कि सेक्शन नंबर 3 जो है वो कायदे से केवल 2 चीजों की बात करता है, एक तो ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके अलावा जितनी भी एविडेंस आप देख रहे हो ये सेक्शन में नहीं लिखा, लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे कोर्ट में पाए जाते हैं। और जो बातें मैंने बोली वो बातें यहां पे लिखी गई है। लेकिन यहां पे वंशिका के मन में एक डाउट है। मैंने बोला क्या बेटा? वंशिका कह रही है सर अगर ये इनवैलिड है तो टाइप्स में क्यों है? यानी वंशिका का डाउट है कि सर अगर ओरल हियर से एविडेंस, देखो यहां पे साफ साफ लिखा गया है, देखो लिखा गया है ना हियर से एविडेंस। तो देखिएगा लिखा गया हियर से एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस, लिखा गया है ना। इसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वंशिका का डाउट है कि सर जब इसको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो फिर हम इसको टाइप्स में क्यों पढ़ रहे हैं? अरे मेरे भाई कोर्ट एक्सेप्ट करे या ना करे टाइप्स तो है ना। आप जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो वहां पे एक वॉइड एग्रीमेंट पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सबिलिटी, आप वहां पे पढ़ते हो वॉइड एग्रीमेंट। आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि सर जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे एग्रीमेंट का सवाल कहां से आया? ध्यान रखिए कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एविडेंस तो है ना ये, वो बात अलग है कि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है सर। वंशिका आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं? जल्दी बोलिए। ओके अब यहां पे कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस। देखो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता चल गई हैं। अब यहां पे केवल एक फॉर्मेलिटी निभानी है। आइए मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस क्या होती है। कहा गया है कि प्राइमरी एविडेंस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जबकि सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ध्यान रखना ये मेन सोर्स होता है एविडेंस का, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव सोर्स होता है बिकॉज आपने फोटोकॉपी करवाया है। उसके बाद कहा गया कि देखो प्राइमरी एविडेंस हमेशा से बेस्ट एविडेंस माना गया है, लेकिन इसको बेस्ट एविडेंस नहीं माना गया है। कोर्ट हो सकता है इसको एक्सेप्ट करे, कोर्ट हो सकता है एक्सेप्ट ना करे। ध्यान रखिए बेटा गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जनरल रूल। ये जनरल रूल है कि कोर्ट में जब भी आप एविडेंस दीजिए तो आप प्राइमरी एविडेंस दीजिए, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट तभी करेगा जब प्राइमरी एविडेंस हो ही ना। जैसे खून करके खून के धब्बे को दीवार से मिटा दिया गया है, लेकिन उसके पहले एक फोटो ले ली गई थी, उसके पहले सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब एविडेंस जो ओरिजिनल है वो एब्सेंट है, मिस है। तो जब मिस्ड है इस सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू जो होती है प्राइमरी एविडेंस की हमेशा हाईएस्ट होती है, लेकिन सर वैल्यू जो होती है सेकेंडरी एविडेंस की वो उतनी हाईएस्ट नहीं होती। उसका रीजन भी साफ है कि हो सकता है आप हैकिंग वगैरह करके एडिट करके एविडेंस को बनाए हुए हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैंने समझा दिया कि देखो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। हाँ ये क्योंकि इनडायरेक्ट एविडेंस है इसलिए ये हेल्प करता है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी अदर फैक्ट के साथ। जैसे बेटा ये जो लड़के और लड़की आपस में अलग हुई थी ये किसी ना किसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये जो मिस्टर राम घबराए हुए घर से भाग रहा था ये किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हेल्प कर सकता है, बट ये कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं बनता। इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। हियर्स एविडेंस को मैं रीड करिए। हियर्स एविडेंस में इंपॉर्टेंट भी लिखिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको इंपॉर्टेंट करिए। हियर्स एविडेंस क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। कहा गया है कि हियर्स एविडेंस आर द एविडेंस विच द विटनेस हैज नाइदर पर्सनली सीन नोर हियर। ध्यान रखिए इस वर्ड को बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपने ना तो पर्सनली देखा ना तो आपने पर्सनली सुना। ओ माय गॉड, ना तो पर्सनली देखा ना तो पर्सनली सुना, किसी के कान से सुना। नोर ही हैज परसीव्ड इट थ्रू सेंस, ना ही आपने फील किया। जैसे आप बगल वाले रूम में थे और उसके बगल वाले रूम से आवाज आई तो आपने उस आवाज को नहीं सुना, लेकिन एक बंदा आपसे बगल वाले रूम में रह रहा था, उसने बोला कि अरे यार मैंने आवाज सुनी थी, तो आपने अपने सेंस से उस आवाज को नहीं सुना, आपके सामने वाले बंदे ने सुना था जो आपसे कह रहा है। तो जो बंदा एक्चुअल में इसको सुन रहा है उसके लिए डायरेक्ट एविडेंस है, वो मामले को कोर्ट में लेके जा सकता है, लेकिन आप उसको मामले को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते।
आपके द्वारा एविडेंस दिया गया कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहा गया दीज आर एविडेंस व्हिच हैव कम टू हिज नॉलेज दो सम अदर पर्सन, ये कुछ अदर पर्सन से आपके बात नॉलेज में आई है, तो ये एक वीकेस्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस होता है। वीकेस्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस इसलिए होता है क्योंकि कोर्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लॉक करे बेटा, इसे कहते हैं हियर्स एविडेंस। अब यहां से टॉपिक चेंज है, फैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। फैक्ट्स, यहां तक आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, मोस्ट वेलकम, मैं वेट कर रहा हूं बेटा, प्लीज अपने डाउट को पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से। हाँ जी बोलो, अरे बोलो बेटा, कोई भी आपके मन में सवाल है? ओके, तो अगर आपके मन में सवाल नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे लेके चलता हूं, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है बेटा फैक्ट। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो फैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो फैक्ट जो होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। ये जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा ना, ये दो तरीके का होता है। या तो ये फैक्ट फैक्ट इन इशू बन जाता है, या फिर ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। बच्चा कह रहा है सुनिए सर, आप सरकमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं सरकमस्टांशियल एविडेंस की ही बात कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट एविडेंस की ही बात कर रहा हूं। तो ये फैक्ट फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट सरकमस्टांशियल एविडेंस बन जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि राम अपने घर से घबराए हुए बाहर निकल रहा है, और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि एक डेड बॉडी रखी हुई थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट इंडिकेट करता है कि मिस्टर राम ने मर्डर किया था? फैक्ट का मतलब होता है बेटा मुद्दा। मुद्दा क्या है? जब भी आप किसी मामले को कोर्ट में लेके जाते हो उसका एक पर्टिकुलर फैक्ट होता है कि आखिर ये केस आप कोर्ट में लेकर क्यों आए हो। नाउ क्यों आए हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फैक्ट। और ये फैक्ट दो तरीके का होता है, या तो रेलेवेंट फैक्ट, जैसे मैंने मर्डर करते हुए नहीं देखा, मैंने राम को घर से निकलते हुए देखा है, या फिर फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब यह है कि मुद्दे की बात, ये जो फैक्ट आप हमें बता रहे हो इसमें इशू क्या है। फैक्ट इन इशू, ये जो आपने फैक्ट बताया कि मर्डर हुआ है, उसमें इशू क्या है? इशू क्या है मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा बेटा, फैक्ट इन इशू को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए। देखो सीपीसी 1908 आपका एक चैप्टर है, पुराने बच्चे कर चुके होंगे, नए बच्चे करने बाकी हैं। सीपीसी 1908 कहता है बेटा इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट। लेकिन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है फैक्ट इन इशू। बच्चे दोनों को सेम समझते हैं, नहीं, दोनों में फर्क है और जमीन आसमान का फर्क है। देखो बेटा, फैक्ट इन इशू हम देते हैं कोर्ट को, हम देते हैं कोर्ट को कि हमारे साथ क्या हुआ है। देखो फैक्ट इन इशू का मतलब होता है जब आप कोर्ट को लिख के देते हो कि सर सुनिए, सामने वाले पे मुकदमा चलाई जाए क्योंकि सामने वाले ने मेरे साथ ये काम किया। ये जो तुम कोर्ट को देते हो ना, इसे कहा जाता है फैक्ट इन इशू। अब आपके द्वारा दिए गए फैक्ट इन इशू को कोर्ट एनालाइज करता है, कोर्ट एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद वो इशू ऑफ फैक्ट बनाता है। इसका मतलब यह जज बनाता है। क्या बेटा? यह जज बनाता है।
बेस्ड ऑन योर फैक्ट इन इशू। आपने जो जज के सामने अपना फैक्ट इन इशू रखा, उस फैक्ट इन इशू के बेस पे कोर्ट इशू इन फैक्ट बनाता है। जैसे सर मर्डर हुआ, मेरे को डराया धमकाया गया, ये आपका फैक्ट इन इशू। कोर्ट इस फैक्ट इन इशू को पढ़ता है और उसके बाद देखता है कि इसमें धारा कौन कौन सी लगाई जाए। क्योंकि ध्यान रखिए, तुम पुलिस को पैसे खिला के भी किसी के लिए चार्जशीट बनवा सकते हो, तुम ज्यादा धारा लगवा सकते हो। तो आपने जो जो फैक्ट इन इशू दिया है उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, कोर्ट इंक्वायरी बिठाएगी, कोर्ट देखेगी कि मामले में कितनी सच्चाई है, और जो सच्चाई है वही धारा आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो आपके द्वारा दिए गए फैक्ट इन इशू को बेस बनाते हुए जो कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट ड्राफ्ट करेगी ना, कि सामने वाले ने जो फैक्ट दिया है उसमें मेन इशू ये है, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है बेटा, तो इस दोनों वर्ड में आप फर्क पैदा करिए। हालांकि ये दोनों फैक्ट ही है। तो जो मुद्दा आपके साथ हुआ है, जैसे मर्डर हुआ, कोर्ट गए, तो मर्डर इज फैक्ट। रेप, किडनैपिंग, डकैती, जो भी कांड होता है, दैट कांड इज बेसिकली कॉल्ड एज फैक्ट। लेकिन इस बात को तो हमें डिफाइन करना होगा। तो आइए मैं फैक्ट की डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। कहा गया फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड। तो एक बात याद रखिए, डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर का है। जितने पुराने बच्चे हैं उनको पता है इंक्लूसिव नेचर डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। जितने नए बच्चे हैं बेटा, आप उतना समझ लीजिए कि जब कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है तो इसका मतलब है कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब हुआ कि और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं केवल उतनी ही चीजें आती हैं, केवल वही चीजें फैक्ट है, ऐसा नहीं है। और भी कुछ चीजें फैक्ट हो सकती हैं, ये कानून आपसे कहना चाहता है। तो कहा गया है कि फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड, मतलब डेफिनेशन इंक्लूसिव है। कहा गया फैक्ट का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला था, आपके साथ हुआ क्या, ये फैक्ट है। अब इस बात को देखिए डेफिनेशन कैसे कहता है। कहता है फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड एनीथिंग, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग, एक बात याद रखिए, ये एविडेंस एक्ट है बेटा। बहुत सारे लोगों को तो एक्सप्लेन करने भी नहीं आता है इस एविडेंस, इस कानून को एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए। जैसे अब फैक्ट मीन्स एनीथिंग, ये मैंने बोल दिया बेटा, आपके साथ कुछ भी हुआ हो फैक्ट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेट ऑफ थिंग्स। तो एक बात ध्यान से सुनिए, अंगूर के रस का शराब बन जाना, ये बेटा स्टेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो कहा गया कि आपके साथ कुछ भी हो वो फैक्ट है, या आपके साथ कोई स्टेट ऑफ थिंग्स हो, मतलब कुछ हुआ नहीं हो लेकिन आपके साथ कोई कैजुअलिटी हुई है। जैसे आपने अंगूर रखा, जब आपके पास छापा पड़ा, जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो पता चला कि आपने ये जो अंगूर रखा था ये शराब बनाने के लिए रखा था। नाउ दिस इज नॉट ऑफ एनीथिंग, दिस इज ए स्टेट ऑफ थिंग्स। ये किसी तरफ इशारा करता है। आपने घर में अपने अनलाइसेंसिएट हथियार रखा था, दिस इज नॉट एनीथिंग, दिस इज ए स्टेट ऑफ थिंग्स, जो इशारा करता है कि आप किसी का मर्डर करने वाले हो। नहीं तो आप अनलाइसेंसिएट हथियार क्यों रखोगे अपने घर में, लाइसेंसिएट रखते आप। यस और नो। आगे कहा गया है रिलेशन ऑफ थिंग्स। एक बात याद रखिएगा, फैक्ट मींस एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स जैसे अंगूर के रस का शराब बन जाना, और एक बोला गया है क्या, बोलो, रिलेशन ऑफ थिंग्स। बच्चा कह रहा है सर रिलेशन ऑफ थिंग्स क्या होता है, तो मेरी बात सुनिए। रिलेशन ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ गर्लफ्रेंड की हत्या एंड मेडिकल रिपोर्ट में उसका प्रेग्नेंट होना, यह किसी तरफ इशारा करता है बेटा। मैंने आपको बोला था ना, अगर ये फेस टू फेस कानून मेरे साथ पढ़ते, मैं आपको आधा वकील बना के यहां से भेजता। कहता है कि देखो फैक्ट का मतलब हर वो चीज, चाहे स्टेट ऑफ थिंग्स, चाहे रिलेशन ऑफ थिंग्स, आपने कुछ किया नहीं, आपके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो रिलेशन किसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे गर्लफ्रेंड की हत्या, डेड बॉडी का मेडिकल रिपोर्ट में उस डेड बॉडी का प्रेग्नेंट होना, इस बात को इशारा करता है कि उसकी हत्या हो ना हो बॉयफ्रेंड ने किया है। देखो एक्चुअल बॉयफ्रेंड ने हत्या किया नहीं किया, दैट इज अनदर इशू,
लेकिन प्राइमा फेसाई ये बात प्रूव होती है, प्रथम दृष्टया ये बात प्रूव होती है कि यस दिस इज अ फैक्ट दैट अ बॉयफ्रेंड बीइंग किल्ड गर्लफ्रेंड, या फिर गर्लफ्रेंड इज बीइंग किल्ड बाय बॉयफ्रेंड। प्राइमा फेसाई तो ये बात प्रूव होती है। या फिर हर वो चीज जिसको आप अपने सेंस से परसीव्ड कर सकते, अपने दिमाग लगा के देख सकते। आगे कहा गया है एनी मेंटल या कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, इसको बेटा साइकोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। जैसे किसी का गुस्सा होना, घर में जाना, वाइफ का रोते हुए बाहर आना, साइकोलॉजिकल एविडेंस। मेंटल कॉन्शियसनेस, यह बात प्रूव हो जाएगी कि हां उसी ने मारा होगा। कोई पागल था, अंदर रूम में गया, बाहर आया तो अंदर से रोने की आवाज आई, ये मेंटल कॉन्शियसनेस है। ये बात डिम्ड है कि इस पागल ने जाके उसकी धुलाई की होगी या जान से मार दिया होगा। ये सब चीज बेटा फैक्ट है। आप जो बोलते हो ना कि सर हम कोर्ट में जाके अपनी बातों से पलट जाएंगे, नहीं पलट सकते हो। हर छोटी मोटी चीजें फैक्ट मानी जाती हैं और कोर्ट में इस पे डिस्प्यूट हो सकता है। कहा गया है कि फैक्ट को दो फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होता है? जो आप देते हो। कहा गया फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड कोई भी फैक्ट विच आर आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, एनी लायबिलिटी इज प्रूव्ड। कहा गया कि देखो भाई, फैक्ट इन इशू हर वो चीज है जिससे किसी चीज के होने या ना होने, किसी चीज से किसी की राइट या लायबिलिटी का एसर्टेनमेंट किया जाता है। यानी मेरे साथ ये हुआ, फैक्ट इन इशू है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, फैक्ट इन इशू है, वगैरह वगैरह। कहा गया कि फैक्ट विच इस्टैब्लिश्ड द लिटिगेटेड राइट और लायबिलिटी इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू। मतलब एक ऐसा फैक्ट जो किसी चीज के होने या ना होने से पर्टिकुलर चीज के राइट और लायबिलिटी को क्रिएट करता है, उसको फैक्ट इन इशू कहा जाता है। जैसे मिस्टर राम का मर्डर हुआ, फैमिली वाले कह रहे हैं कि मिस्टर श्याम को जेल भेजा जाए। यहां पे मिस्टर राम के फैमिली के पास राइट है और ये जुडिशरी की लायबिलिटी है कि वो मिस्टर श्याम को जेल भेजे। ये फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू है, मुद्दे की बात, क्या हुआ मेरे साथ, मैं चाहता क्या हूं, फैक्ट इन इशू। इसको बेटा फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं, ये लैटिन भाषा है, फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्ट इन इशू को फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आप रीड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल रीड करने के लिए मैं यहां पे नहीं बैठा हूं। सेम एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो ए पे आरोप लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, तो यहां पे फैक्ट इन इशू कैसे कैसे बन सकता है? तो देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या ए ने वाकई मर्डर किया है या नहीं किया? ये पहला फैक्ट इन इशू। दूसरा, ए ने मर्डर किया तो उसकी इंटेंशन थी या इंटेंशन नहीं थी? क्योंकि अगर आप किसी को जानबूझ के मर्डर करोगे, मर्डर का धारा लगेगा। अगर अनजाने में, यानी आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपसे गोली चल गई, आपसे मर्डर हो गया, इसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो ये सब फैक्ट इन इशू है कि आखिर फैक्ट क्या है, आखिर हुआ क्या था, मुद्दा क्या था। जब आप ये लिख के देते हो, जब कोर्ट इसको एसर्टेन करता है, तो ये फैक्ट इन इशू या इशू ऑफ फैक्ट, एज द केस में भी जो मैंने भी आपको समझाया था वो होगा। लॉक करें। तो ये एग्जांपल आप रीड कर लीजिएगा। यस, नाउ यहां पे आता है बेटा आपका रेलेवेंट फैक्ट। क्या आता है? रेलेवेंट फैक्ट। लेकिन मैं रेलेवेंट फैक्ट को शुरू करूं उसके पहले आपके मन में अगर कोई सवाल है, मोस्ट वेलकम। कोई भी आपके मन में सवाल हो बेटा, मोस्ट वेलकम, प्लीज सवाल बोलिए, नहीं तो मैं आपको आगे लेके चलूं। हाँ जी, बोलो क्या कहते हो। नो डाउट। ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। सुनिए, मैंने आपको समझाया था रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। देखो, रेलेवेंट फैक्ट एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, सरकमस्टांशियल एविडेंस को कहा जाता है, जो डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता। जैसे मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं। ये जो मैंने राम को भी घर से बाहर निकलते हुए देखा घबराए हुए, ये रेलेवेंट फैक्ट ही तो है कि मिस्टर राम ने ही मर्डर किया है। ये मैंने जो गर्लफ्रेंड वाली आपको एग्जांपल दी थी कि गर्लफ्रेंड का हत्या और उसका प्रेग्नेंट होना इशारा करता है कि बॉयफ्रेंड ने मर्डर किया, ये रेलेवेंट फैक्ट ही तो था। रेलेवेंट फैक्ट देखो बेटा, एक ऐसा फैक्ट होता है जो किसी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कनेक्शन बताता है। कनेक्शन, आई एम नॉट सेइंग वो बताता है, हुआ क्या ये नहीं बताता रेलेवेंट फैक्ट, उसके साथ उसका कनेक्शन बताता है। सुसाइड लेटर
जिसको आप लोग सुसाइड नोट कहते हो, ये भी रेलेवेंट फैक्ट। किसी बंदे का सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल सिग्नेचर का लगाना, ये सब आपका रेलेवेंट, आई रिपीट, ये सब आपका रेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट को समझने से पहले आइए एक बार मैं इसके डेफिनेशन को रीड करा देता हूं। कहा गया है कि रेलेवेंट फैक्ट आर दोज इंटरकनेक्टेड फैक्ट, कम ऑन रिपीट करिए, एक इंटरकनेक्टेड फैक्ट होता है विच प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। जो आपने फैक्ट इन इशू दिया है उसको प्रूफ करने में कनेक्शन हेल्प करता है। इट इज नॉट एसेंशियल नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ राइट और लाइबिलिटी, इससे राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वेयर इन अ केस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू देन इट मे बी प्रूव्ड बाय एनी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ध्यान रखिएगा, अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस निकल के नहीं आता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू हम किसी मामले में किसी बंदे को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। नूपुर तलवार फैमिली, आपने तलवार फैमिली का केस सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है? यस नो मुझे चैट बॉक्स में बताना। तलवार फैमिली में बेटा मम्मी पापा को जो जेल में रखा गया है, आज तक कोर्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि एक्चुअली अपनी बेटी को मारने वाले वही माँ और बाप थे। मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में, जितने बच्चों ने बोला है नहीं सुना सर प्लीज यूट्यूब पे जाके डालिएगा तलवार फैमिली केस। तलवार फैमिली केस, एक बेटी की हत्या होती है, घर में केवल मां और बाप रहते हैं। आज तक यह प्रूव नहीं हो पाया कि वाकई 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 किसने मारा उस बेटी, लेकिन कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू ही मां और बाप को पनिश कर रहे हैं। तो अगर आपका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो रेलेवेंट फैक्ट यानी इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू भी आप पे प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। ठीक है सर। कहा गया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक एग्जांपल है रेलेवेंट फैक्ट का। मैंने पहले ही बता दिया था कि रेलेवेंट फैक्ट का नाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी है। ठीक है सर, आगे सुनिएगा। जो रेलेवेंट फैक्ट है बेटा ये दो पार्ट में बटा हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट क्या कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुशल कह रहे आपके चैनल पे मिल जाएगी क्या वीडियो? बेटा मेरे चैनल पे मैंने तलवार फैमिली के केस के बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया है, अगर तुम चाहते हो तो मैं अपलोड कर दूंगा। कुशल, तलवार फैमिली का केस अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया है अपने चैनल पे, टाइम की कमी है बेटा। अगर तुम बोलोगे तो इस केस की एनालिसिस में अपने चैनल पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है सर, आगे सुनो, आगे सुनो। अब एक बात मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको यह सिखाया बेटा कि जो रेलेवेंट फैक्ट होता है, ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको यह सिखाया कि जो रेलेवेंट फैक्ट होता है जो रेलेवेंट फैक्ट होता है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। यस प्लीज, यही मैंने अभी आपको बातें बताई थी कि देख बेटा रेलेवेंट फैक्ट एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। ठीक है सर, तो एक बात बताओ, जब ये इनडायरेक्ट एविडेंस होता है तो कोर्ट में एक्सेप्ट इट। इसमें तो रत्ती भर का शक नहीं होना चाहिए कि जब ये रेलेवेंट फैक्ट है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो कोर्ट हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि कोर्ट में एक्सेप्ट, कोर्ट में नॉट एक्सेप्ट। तो कोर्ट में एक्सेप्ट इट रेलेवेंट फैक्ट को यानी इनडायरेक्ट एविडेंस को, तो क्या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, प्लीज याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, ध्यान से सुनना, एरो बना के लिख रहा हूं। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट इज नॉट को एक्सटेंसिव। सर नहीं समझ आया, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां तक लिखो और उसके बाद हिंदी में लिखवाऊंगा। लिखो बेटा, बुक पे अगर लिखना चाहते हो तो बुक में ही लिख लो। यहां पे जो जगह है ना, रेलेवेंट फैक्ट कैन बी
यहां पे आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट देके हिंदी में लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट लिखो, और अगर बुक में लिखना, कॉपी में लिखना चाहते हो तो कॉपी में लिख लो। जल्दी करो, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट जो आप यहां पे देख रहे हो, इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे ये पॉइंट पहले समझाना होगा। लिखो इसे जल्दी। रेलेवेंट फैक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, तो कोर्ट इसको हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले। तो उसके नीचे मैंने लिखा है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट इज नॉट को एक्सटेंसिव। उसके नीचे हिंदी में लिखिए, लिखो हिंदी में कि फैक्ट का रेलेवेंट होना, फैक्ट का किसी पर्टिकुलर मैटर पे रेलेवेंट होना, ऐसे लिखिएगा, कोर्ट का किसी पर्टिकुलर मैटर पे रेलेवेंट होना और कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसका एडमिसिबल होना, एंड कोर्ट ऑफ लॉ में उसका एडमिसिबल होना, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है। यानी कि हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि कोई एविडेंस रेलेवेंट हो, कोई एविडेंस रेलेवेंट हो, लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई एविडेंस रेलेवेंट हो, लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक्सेट्रा कर दो। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, आगे चल के मैं बताऊंगा। इन सबको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, किसी फैक्ट का रेलेवेंट होना और किसी फैक्ट का कोर्ट में एडमिट होना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी प्रूफ बेटा कोर्ट में रेलेवेंट होता है लॉजिक के बेस पे, बिकॉज रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक, but admissibility of that evidence in court of law is based on basically as per law। तो बेटा प्रूफ का रेलेवेंट होना यह लॉजिक पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी प्रूफ का कोर्ट में एक्सेप्ट होना यह लॉ पे डिपेंड करता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो किसी पर्टिकुलर मैटर पे रेलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल और लॉजिकली बहुत सारी चीजें रेलेवेंट होती हैं, लेकिन उस लॉजिकली से लीगल का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में केवल वही एविडेंस एक्सेप्ट किए जाते हैं जो एज पर लॉ हो। और मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड इज माइट बी अ रेलेवेंट फैक्ट फॉर पर्टिकुलर इशू, बट इसे कभी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि ये रेलेवेंट तो है बट ये एडमिसिबल नहीं है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आप लॉयर को जाके बोलते हो कि हां साहब मैंने मर्डर किया है लेकिन मुझे बचा लिया जाए। अब ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है हस्बैंड और लॉयर और क्लाइंट के बीच का। मैं रिपीट करता हूं एक बार और, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट इज ऑल्सो रेलेवेंट बट नॉट एक्सेप्टेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक क्लाइंट अपने लॉयर से जाके बोलता है कि हां सर मैंने मर्डर किया है, प्लीज मुझे बचा लिया जाए, अब वो लॉयर कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दे, नहीं तो मैं जाके कोर्ट में तेरे खिलाफ गवाही दूंगा कि तूने मेरे से यह बात बोली है कि हां मैंने मर्डर किया है। ध्यान रखिए, यह रेलेवेंट है बट ये कभी भी एडमिसिबल नहीं है। तो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ये दोनों अलग अलग चीज है बेटा, ये दोनों सेम नहीं होती। वही बात यहां पे लिखी गई है कि जो रेलेवेंट फैक्ट है वो हो सकता है कि लॉजिकल रेलेवेंट हो बट लीगल रेलेवेंट ना हो, और जब तक वो लीगल रेलेवेंट ना हो तब तक वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं। इसका मतलब क्रक्स ये मैं बोलना चाहता हूं कि ओनली लीगलिटी एविडेंस, लीगल रेलेवेंस ही कोर्ट में एडमिसिबल होता है।
लॉजिकल रेलेवेंस कभी भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता। मैं ये कंक्लूजन आपको देना चाहता हूं। मैं अपनी कंक्लूजन फिर से एक बार देना चाहता हूं। क्या सर? बेटा केवल लीगल रेलेवेंट, आई रिपीट, केवल लीगल रेलेवेंट फैक्ट ही कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है, कोर्ट में एडमिट किया जाता है। लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट कभी भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता। यही बातें यहां पे लिखी गई है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। लेकिन इस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस को कराने के पहले मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। इजाजत है क्या आपकी? मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या इजाजत है? यस। तो बेटा एक काम करो, 4:32 हो रहा है, 4:45 पे मिलता हूं मैं आपके साथ। 4:45 पे आइए, हम क्लास को शुरू करते हैं। 4:45, 4:45 पे मिलते हैं।